सो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में जाना कि आईपीआर होता क्या है, तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईपीआर इंट्रोड्यूस कैसे हुआ ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, कि कैसे आया आईपीआर। तो हम इसके दो कन्वेंशन जानेंगे जिसके थ्रू आईपीआर मेनली इंट्रोड्यूस्ड हुआ, पेरिस और बर्ने कन्वेंशन। तो पेरिस कन्वेंशन मेनली बात करता है आपका ट्रेडमार्क के बारे में और पेटेंट के और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के बारे में। क्या करता है, ये सेफ्टी देता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, इसके थ्रू ये जो है कन्वेंशन हुआ था पेरिस फ्रांस में 20 मार्च 1883 में। तो ये हमारा पहला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रीटी थी जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है साइन करी गई थी। 177 मेंबर्स कंट्रीज़ थी उसमें एट दैट टाइम। ठीक है, और आज के समय में जो है 130 कंट्रीज़ है अंडर वीपो। अगर आपको पता हो तो वीपो ये होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो है आप इंडिया से लेकर इंडिया में आप जो ट्रेडमार्क करवा रहे हैं आप उसे बाहर भी सेम एज अब दूसरी कंट्री में भी आप वही प्रोटेक्शन पा सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में कोई करवाना चाहे ट्रेडमार्क या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन करवाना चाहे, पेटेंट करवाना चाहे, तो जो हम दूसरे अपने नेशन में जो लोगों को देते हैं नेशनल में, तो वैसा ही सेम हम प्रोटेक्शन देंगे दूसरे कंट्रीज़ के लोगों को। तो यही था पेरिस कन्वेंशन का मेन एम, कि जो है ये पेटेंट और ट्रेडमार्क के लिए था, मेनली फोकस था ट्रेडमार्क और पेटेंट के लिए। तो अब आइए अब है मेन प्रोविजंस ऑफ द पेरिस कन्वेंशन। मेन प्रोविजंस क्या थे पेरिस कन्वेंशन के, तो ये हम बात करते हैं नेशनल ट्रीटमेंट, राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पेटेंट। ठीक है, नेशनल ट्रीटमेंट, ईच कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मस्ट ग्रांट द सेम प्रोटेक्शन टू द नेशनल ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग। जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो हम सेम प्रोटेक्शन यहाँ देंगे वही हम दूसरे नेशन को भी देंगे अपने नेशन में। तो ऐसे ही हम अगर किसी नेशन में हम करते हैं वहाँ पे ट्रेडमार्क या पेटेंट अपना फाइल, तो वहाँ की कंट्री भी हमें सेम प्रोटेक्शन देगी जैसे वो अपनी कंट्री में देती है और लोगों को। राइट ऑफ प्रायोरिटीज़, इसमें ये जो है आपकी मंथ और डेट है कि 12 मंथ जो है पेटेंट्स के होते हैं, 12 में तो और 6 मंथ होते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे अपने दूसरे कंट्रीज़ में। ठीक है, और फिर आप आ जाइए इंडिपेंडेंस ऑफ पेटेंट। जो आपके पेटेंट है, पेटेंट इन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर सेम इन्वेंशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। द ग्रांटिंग ऑफ पेटेंट इन वन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट डज नॉट ऑब्लाइज द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट टू ग्रांट अ पेटेंट। पेटेंट कैन नॉट रिफ्यूज, एनुअल्ड और टर्मिनेटेड इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। जैसे कि जो पेटेंट आपने इस कंट्री में लिया है वही सेम आप दूसरी कंट्री में भी ले सकते हैं जो उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, जैसे आपने इंडिया में कोई इनोवेशन किया, कुछ भी ऐसा क्रिएटिविटी करी जो कि आपको लगता है कि दूसरे इधर भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए दूसरे कंट्रीज़ में भी, तो आप वैसा सेम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है पेरिस कन्वेंशन के, पेरिस कन्वेंशन इनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी बाय प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो भी क्रिएटिविटी आपका, जो वो इंडिया में तो सेव कर रही है लेकिन वो बाहर भी वो से सेव कर रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपने ट्रेडमार्क बनाया, लोगो बनाया, डिज़ाइन बनाया, वो यहाँ तो सेव है ही है और बाहर भी आप उसे सेव कर सकते हैं और बाहर भी आप उससे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ तो आप इकोनॉमिकली डेवलप कर ही रहे हैं, वहाँ पे भी आप अपना एक सोर्स बना सकते हैं इनकम का। द पेरिस कन्वेंशन प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, मतलब इंटरनेशनली भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। द पेरिस कन्वेंशन प्रोटेक्ट कंज्यूमर बाय इंश्योरिंग दैट ट्रेडमार्क्स आर प्रोटेक्टेड, that consumers can rely on the quality and origin of products they purchase। ठीक है, तो जो कंज्यूमर्स हैं जो वो अपने रिलाई कर सकते हैं प्रोडक्ट्स पे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, और मतलब जैसे कोई ट्रेडमार्क है जो आपने यहाँ लिया, ठीक है, वही सेम ट्रेडमार्क आप वहाँ पे भी ले सकते हैं जो कि आपको वहाँ पे भी सेम प्रोटेक्शन मिलेगी, जो भी कंज्यूमर वहाँ पे अपना प्रोटेक्शन लेंगे। अब आ जाते हैं हम बर्ने कन्वेंशन पे। बर्ने कन्वेंशन किसके बारे में बात करना है? बर्ने कन्वेंशन बात करता है इंटरनेशनल ट्रीटी दैट डील्स विद द लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक एंड राइट्स ऑफ देयर ऑथर्स। ठीक है, जो हमारा पेरिस कन्वेंशन था वो तो बात करता था ट्रेडमार्क और पेटेंट की मेनली, और जो हमारा बर्ने कन्वेंशन है वो बात करता है लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क्स एंड द राइट्स ऑफ देयर ऑथर्स की। ठीक है, It was adopted in 1886 by 10 European countries, including Switzerland, and has since been revised several times. The convention provides creators such as
ऑथर्स, म्यूजिशियंस, जो भी आपका क्रिएटिविटी है, आपने कोई आर्ट बनाई, कोई पेंट बनाया, कोई आपका आर्टिस्टिक वर्क है, जो कोई फोटोग्राफिक वर्क है, कोई ऑथर आपने कोई बुक लिखी, तो उन सब चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करता है बर्ने कन्वेंशन। इसका मेन एम था, ठीक है। जो इसका बेसिक फोकस है वो किस पे है, ये प्रोटेक्शन ऑफ ऑथर्स और क्रिएशन बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ देयर नेटिव लैंड। जैसे कि अभी हमने पेरिस कन्वेंशन में भी बात करी कि मतलब आपका जो ट्रेडमार्क यहाँ पे आप उसका अथॉरिटी ले रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, सेम अथॉरिटी आप मतलब वहाँ पे भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी आप उसे लीगली प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम अब बात करेंगे कि और ऐसे ही सेम बर्ने कन्वेंशन है, ये यहाँ पे भी आपको जो है प्रोवाइड करवा रहा है प्रोटेक्शन लीगली, और वहाँ पे भी आपको लीगली प्रोटेक्ट कर रहा है। और अब हम आ जाते हैं 3 प्रिंसिपल्स के इसके, नेशनल ट्रीटमेंट, ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन। तो ये नेशनल ट्रीटमेंट किस बारे में बात करता है, कोई भी वर्क हो जो कि एक मेंबर स्टेट है वो प्रोटेक्शन दी जा रही है, तो उसे अदर मेंबर स्टेट में भी सेम प्रोटेक्शन दी जाएगी, ठीक है। ये होता है नेशनल ट्रीटमेंट। मतलब जो आपको वर्क आपने यहाँ पे करा, आपने कोई यहाँ पे बुक लिखी और आप चाहते हो वो वहाँ पे भी सेम सेफ रहे, तो वो आप नेशनल ट्रीटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल जाता है इसे। जैसे आपने कोई इन्वेंशन करी, तो आपको उसके लिए ये नहीं है, आपने अपनी कंट्री में इन्वेंशन करी तो इसका मतलब ये नहीं है वो पूरा आपका ही वर्क माना जाएगा। इसमें बर्ने कन्वेंशन का अकॉर्डिंग ये था कि आपको, अगर आप अपनी कंट्री में कोई भी वर्क कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं या अनपब्लिश कर रहे हैं, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो अगर आपका है तो वो आपका ही रहेगा, आपको कोई भी कंप्लाई नहीं करना है, लीगली कोई भी चीज़ फॉर्मेलिटी के थ्रू नहीं जाना है आपको। इंडिपेंडेंस ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। जो इंडिपेंडेंस है इसका जो हमारा है, जैसे कि वो खुद के नेशंस को भी जो राइट देते हैं वो सेम राइट देंगे अदर नेशंस को भी। इसमें क्या है, मतलब अगर आपके इंडिया में जैसे प्रोटेक्शन दी है, इंडियाज़ में जो लॉज हैं बर्ने जो अपने कॉपीराइट से रिलेटेड, तो वो हम दूसरे कंट्रीज़ को भी सेम राइट्स देंगे इंडिया में। तो ऐसे ही अगर हम अमेरिका, चाइना, जो भी इसके मेंबर्स हैं, अगर हम वहाँ जाते हैं तो उन्हें भी हमें सेम राइट्स देने पड़ेंगे। तो अब आइए हम बात करते हैं व्हाट राइट्स आर प्रोटेक्टिंग। तो हमारे क्या क्या राइट्स यहाँ प्रोटेक्टेड हैं। द राइट टू परफॉर्म इन पब्लिक प्लेस एंड म्यूजिकल वर्क्स, द राइट टू ब्रॉडकास्ट, जो भी आप पब्लिक प्लेस करते हैं, म्यूजिकल वर्क, आपने कोई म्यूजिकल वर्क बनाया वो भी प्रोटेक्ट है। राइट टू ब्रॉडकास्ट, जैसे आप कोई न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आप कुछ भी न्यूज़ बना रहे हैं, तो वो भी कॉपीराइट में प्रोटेक्टेड होगा इसमें बर्ने कन्वेंशन के अंडर। राइट टू ट्रांसलेट, कम्युनिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ सच आर्ट्स टू द पब्लिक, राइट टू यूज़ द वर्क एज अ बेस ऑफ फॉर ऑडियो विजुअल वर्क, मॉरल राइट टू क्लेम ओनरशिप भी, ठीक है। डैमेजेस भी, मॉडिफिकेशन, डिसग्रेसफुल एक्शन, पुटिंग द रेपुटेशन एंड ऑनर ऑफ द ऑथर एट रिस्क। ये सब चीज़ें हैं जब आपका इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। जैसे आप इसमें जो है आप अपने वर्क पे राइट टू ओनरशिप भी ले सकते हैं। अगर आपका किसी ने वर्क जो है वो चुरा लिया है तो आप उस पर क्लेम भी कर सकते हैं, डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी बर्ने कन्वेंशन में आई थी। और अब हमारा है कि ड्यूरेशन क्या होगा इसका। बर्ने कन्वेंशन एक्सपायर्स आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ द ऑथर्स डेथ। अब इसे समझते हैं अच्छे से कि जैसे आज हमने कोई बुक लिखी, आज मैं ऑथर हूँ और आज मैंने कोई बुक लिखी है, तो वो जो है 50 साल बाद जो है आज से लेकर वो जब मैं, जैसे कि आज मैंने कोई बुक लिखी तो वो उसे 50 साल तक तो प्रोटेक्शन मेरे मरने के बाद मिलेगा ही मिलेगा, और जब तक जिंदा हूँ तब तक तो उसे प्रोटेक्शन मिलता ही रहेगा, ठीक है। उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता जब तक मैं जी रहा हूँ, जिंदा हूँ। तो और जब मैं मर जाऊँ तो उसके बाद, मरने के बाद 50 साल बाद ही वो एक्सपायर होगा वो जो वर्क है। एंड इन इंस्टांसेस वेयर द ऑथर्स आइडेंटिफाइज is apparent or when the author comes forward and owns the creation during the protection period, the protection will expire 50 years of the author's death. सेम चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है, कोई भी क्रिएशन करा उसने और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो 50 साल बाद, ऑथर के डेथ के 50 साल बाद ही एक्सपायर होगी। और जो ये आपका फोटोग्राफिक वर्क है, तो ये फोटोग्राफिक जो वर्क है वो आपका जो है 25 साल तक रहता है, ठीक है। जिस दिन से आपने बनाया उस दिन से लेकर 25 साल तक। और सिनेमेटोग्राफिक ऑडियो विजुअल क्रिएशन कैन एंजॉय मिनिमम प्रोटेक्शन जो है उसकी 50 साल तक होती ही होती है, जिस दिन से आपने बनाया है उस वर्क को।
तो ये था हमारा पेरिस और बर्न कन्वेंशन। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कि अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अबाउट दिस वीडियो। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपको पिछली वीडियो कैसी लगी आप ये भी बताइएगा, कि आपको मतलब उसमें कोई रिव्यू, मतलब आपको कोई उसमें सुधार चाहिए, कोई ऐसी मिस्टेक है जो मैंने करी है जो मुझे अगले टाइम नेक्स्ट वीडियो में नहीं करनी चाहिए, तो मैं वो नहीं करूँगा। तो इसलिए तो आप बताइएगा ज़रूर। तो आपको अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, और ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।